नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने के लिए घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है यह किसके लिए है? तो बड़ी बिल्लियों के लिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो बिग कैट या बड़ी बिल्ली हैं इसमें 7 प्रजाति शामिल हैं। 7 प्रजाति शामिल है। इसमें कौन कौन सी प्रजाति हैं? शेर है दोस्तों, जगुआर, तेंदुआ, कुगर, बाघ, चीता और हिम तेंदुआ या स्नो लियोपार्ड। या दोस्तों जो है 7 प्रजाति जो हैं वह बिग कैट के अंतर्गत आती हैं, यानी बड़ी बिल्लियों के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसका गठन करने की घोषणा जो है भारत द्वारा की गई है। ध्यान रखें दोस्तों, भारत द्वारा इस अलायंस की जो है गठन करने की घोषणा की गई। इसमें से दोस्तों जो बिग कैट की 7 प्रजाति हैं इसमें भारत में दोस्तों 2 इसकी प्रजाति नहीं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक जगुआर आपका हो गया और एक कुगर। ये 2 प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती। बाकी शेर दोस्तों जो है यह भी पाया जाता है, तेंदुआ भी पाया जाता है, बाघ भी पाया जाता है और चीता दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा नामीबिया से भारत को चीते लाए गए हैं, नामीबिया से दोस्तों। और दोस्तों हिम तेंदुआ या स्नो लियोपार्ड जो है यह भी भारत में पाया जाता है। दोस्तों, जो चीता है भारत में वह नामीबिया से लाया गया। आप लोग ध्यान रखें, आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारत में जो चीते हैं यह कहाँ से लाए गए? तो नामीबिया से, नामीबिया से। और भारत में दोस्तों रखे कहाँ गए, किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं? तो दोस्तों जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, इसमें दोस्तों ये चीते रखे गए हैं। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है। एसीआई की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एसीआई की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों एसीआई यानी दोस्तों एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसके द्वारा दोस्तों जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 5 हवाई अड्डे इसमें शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? दोस्तों बीजिंग एयरपोर्ट है, उसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट जो दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली में, यह इसमें शामिल है। इंडोनेशिया का दोस्तों एयरपोर्ट जो है वह शामिल है, मलेशिया एयरपोर्ट यह भी शामिल है और संघाई एयरपोर्ट। ये 5 एयरपोर्ट जो हैं दोस्तों वह इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। और एशियाई जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1991 में दोस्तों जो है एशियाई की स्थापना की गई थी। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखें 5 जो हवाई अड्डे हैं वह शामिल किए गए। बीजिंग एयरपोर्ट, दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वह शामिल किया गया, इंडोनेशिया एयरपोर्ट, मलेशिया और संघाई एयरपोर्ट। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट, यह कहाँ स्थित है? तो असम में। गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट असम में स्थित है। शिवमोगा एयरपोर्ट यह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में दोस्तों शिवमोगा एयरपोर्ट स्थित है। और अब आपसे पूछा जाए कि डोनी पोलो एयरपोर्ट यह कहाँ स्थित है? डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिए दोस्तों। और अभी दोस्तों ये एक जो हवाई अड्डा है वह जो आपसे पूछा जाए कि जो मोपा एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट है दोस्तों, इसका नवीनतम नाम क्या है? नवीन नाम इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नवीन नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखें, जो इसका नवीन नाम है वह मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट दोस्तों यह इसका नवीन नाम है। और स्थित कहाँ है? तो गोवा में दोस्तों यह एयरपोर्ट स्थित है। ध्यान रखिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवलान स्वस्थ इंडिया ने, सेवलान स्वस्थ इंडिया ने हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? दोस्तों अभी तक आप लोग जानते होंगे कि जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आपने सुना होगा, लेकिन सेवलान इंडिया जो है, सेवलान स्वस्थ इंडिया, इसने दोस्तों दुनिया का पहला,
दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा किसे की है? तो सचिन तेंदुलकर को। दोस्तों ध्यान रखें, सेवलान स्वस्थ इंडिया ने हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो सचिन तेंदुलकर को। सेवलान स्वस्थ इंडिया मिशन या दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आईटीसी कंपनी जो है इसके द्वारा ही सेवलान स्वस्थ इंडिया मिशन शुरू किया गया है। और यह दोस्तों जो कंपनी है यह दोस्तों 2016 में स्थापित की गई थी। इसका जो हैंड एम्बेसडर है इसका जो बनाने की उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका दोस्तों स्कूली बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करना। ध्यान रखें, जो दोस्तों सेवलान स्वस्थ इंडिया है इसने सचिन तेंदुलकर जी को हैंड एम्बेसडर बनाया है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य स्कूली बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करना। सचिन तेंदुलकर दोस्तों अभी आपको पता होगा इनकी मूर्ति जो है कहाँ स्थापित की जाने की बात की गई है? तो दोस्तों जो मुंबई में वानखेड़ा आपका स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम इसमें दोस्तों स्टेडियम में दोस्तों इनकी प्रतिमा जो है बनाने की घोषणा की गई है। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम मैच वह दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला था। और इस बार दोस्तों 2023 में सचिन तेंदुलकर जी का 50वां बर्थडे है, जन्मदिन है। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों जो है इसमें वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आगे देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि हर्बा जो लाइफ है इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो स्मृति मंधाना, इन्हें दोस्तों हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो स्मृति मंधाना है दोस्तों इनका नाम आपको पता होगा। जो इंडिया महिला क्रिकेट टीम है दोस्तों इसकी प्लेयर हैं स्मृति मंधाना। और इन्हें दोस्तों अभी 2023 में जो WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है महिलाओं का IPL, इसमें दोस्तों सबसे जो महंगे खिलाड़ी हैं वह स्मृति मंधाना ही हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी। ध्यान रखें दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी हैं WPL की। और किस टीम ने खरीदा था इन्हें? तो RCB ने 3.4 करोड़ में। ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर जो हैं दोस्तों वह प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। यह भी दोस्तों इंडियन महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है वर्तमान में। तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हरमनप्रीत कौर को। आगे देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ का राजदूत जो है वह किसे नियुक्त किया गया? यूनिसेफ का राजदूत तो आयुष्मान खुराना जो हैं दोस्तों एक्टर हैं बॉलीवुड के, इन्हें दोस्तों यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग का दोस्तों नेशनल आइकन या किसे बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी जो हैं, यह भी दोस्तों बॉलीवुड के एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी। इन्हें दोस्तों चुनाव आयोग का नेशनल आइकन जो है बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जो हैं दोस्तों, राजीव कुमार यह दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो दोस्तों 5वां क्रम जरूर ध्यान रखें, 5वां है जन औषधि दिवस। यह दोस्तों किसके द्वारा मनाया गया? तो ध्यान रखें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया। और वर्ष 2023 की दोस्तों थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों इसकी जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। यह इसकी 2023 की जन औषधि दिवस की थीम है। और जन औषधि दिवस मनाया कब जाता है? तो 7 मार्च को दोस्तों जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें, PM जन औषधि कार्यक्रम दोस्तों यह 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। PM जन औषधि कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था दोस्तों बाजार कीमत से कम कीमत पर दवाई उपलब्ध कराना। जो बाजार कीमत है दोस्तों दवाइयों की उससे कम कीमत पर दवाई उपलब्ध कराना यह PM जन औषधि कार्यक्रम का उद्देश्य था। आगे देखिएगा, अगला है दोस्तों पॉइंट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ। यह दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा नागपुर में ही लॉन्च किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में IAF के द्वारा IAF में कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों
जो कमांड कम्बैट यूनिट है इसकी दोस्तों पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कैप्टन जो सालिया धामी है इन्हें दोस्तों पहली महिला अफसर पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, क्या दोस्तों जो इस वर्तमान में महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आप लोग जो नवीनतम प्रमुख पदों पर महिलाएं नियुक्त हो रही हैं उनसे संबंधित सभी तथ्य बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। क्या दोस्तों जैसे प्रश्न है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है कि आईएएफ में कमांड कॉम्बैट यूनिट जो है इसकी पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कैप्टन सालिया धामी को। ध्यान रखें दोस्तों। अगर देखो अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान जो है दोस्तों सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। आगे देखिएगा, भूटान में प्रोजेक्ट दत्तक के तहत तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन सुरभि जो जखमोला हैं, यह दोस्तों भूटान में प्रोजेक्ट दत्तक के तहत तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय को पेन या दोस्तों नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो पेन अमेरिका है इसके द्वारा ही पेन या नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। या दोस्तों हिंदी उपन्यासकार या और कवि हैं दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी, इन्हें या इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी का ही उपन्यास ब्लू इज लाइफ ब्लू को दोस्तों वर्ष 2020 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखें, इनका उपन्यास जो है ब्लू इज लाइफ ब्लू, इसे दोस्तों वर्ष 2020 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछा जाए आपसे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है यह हिंदी भाषा में किसे दिया गया? तो बद्री नारायण जो हैं दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और किसके लिए दिया गया? तो तुमड़ी के शब्द, यह दोस्तों इनकी रचना है, इसी के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार इस बार दोस्तों दिया गया है डॉक्टर पैगी मोहन को। 32वां बिहारी पुरस्कार यह किसे दिया गया? तो डॉक्टर माधववाड़ा जो हैं इन्हें दोस्तों 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी दोस्तों कृति क्या है दोस्तों? तो पचरंगी चोला पहन सखीरी, यह दोस्तों डॉक्टर माधववाड़ा की कृति है। व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो असगर वजाहत जो हैं दोस्तों इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका नाटक है कौन सा? महाबली। तो ध्यान रखें दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया? बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधववाड़ा को दिया गया पचरंगी चोला पहन सखी के लिए। और व्यास सम्मान दोस्तों किसे दिया गया? असगर वजाहत को। और इनका नाटक है दोस्तों महाबली। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है यह उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की दोस्तों महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए तक का जो प्रोजेक्ट है उस पर 50% अनुदान या दोस्तों इस योजना में जो है दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दोस्तों अगर वो कोई अपना छोटा कारोबार शुरू करती हैं तो 1 लाख तक का अगर कारोबार शुरू कर रही हैं तो उन्हें 50% का अनुदान दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, मुख्यमंत्री एकल महिला जो स्वरोजगार योजना है यह उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में 5 दिवसीय होली का संस्करण याओ सांग उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 5 दिवसीय जो होली का उत्सव है या याओ सांग उत्सव यह मणिपुर में प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखें। और किस समुदाय द्वारा किया गया? तो मेती समुदाय द्वारा दोस्तों यह आयोजित किया गया है। इसमें दोस्तों थबल चंगावा नृत्य किया जाता है। ध्यान रखें, यह दोस्तों जो मेती समुदाय है यह हिंदू धर्म को मानता है, इसीलिए दोस्तों यह होली जो 5 दिवसीय होली है इसका आयोजन किया करता है। और यहाँ पर दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? तो ये याओ सांग उत्सव,
या मणिपुर में इसे बोला जाता है। और इसमें दोस्तों किया क्या जाता है, तो छोटी छोटी दोस्तों झोपड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी ये लोग झोपड़ी बनाकर अपनी उसी में दोस्तों आग लगाकर इस उत्सव का प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसी उत्सव में थवल चांगबा नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिरौलीली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों सिरौलीली महोत्सव जो है यह मणिपुर में आयोजित किया जाता है। मणिपुरी नृत्य यह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों मणिपुर में दोस्तों मणिपुरी नृत्य आयोजित किया जाता है। और मणिपुरी नृत्य जो है यह दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो झाबेरी बहन जो हैं यह मणिपुरी नृत्य की प्रमुख दोस्तों कलाकार हैं, ध्यान रखें। मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य कौन सा है, तो थांगटा जो है यह दोस्तों मणिपुर का मार्शल आर्ट है। आगे देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, मैंने अभी आपको बताया था। उत्तर पूर्व जो भारत है उसके 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए थे, कौन कौन से, आपके नागालैंड, मणिपुर दोस्तों, सॉरी नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों में दोस्तों चुनाव जो है संपन्न हुए थे। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर मानिक साहा, इन्हें दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। और यह भी दोस्तों दूसरी बार जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं। किस पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ दोस्तों जो त्रिपुरा है इसमें कुल 60 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी ने 32 सीटें जो है जीती हैं। वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन हैं, तो सत्यदेव नारायण जो हैं यह त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नागालैंड और मेघालय की दोस्तों बात की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि नागालैंड के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं नेफ्यू रियो। यह दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और यह दोस्तों यह किस क्रम के हैं या चौथी बार ये दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह दोस्तों 5वीं बार बने हैं, ध्यान रखें, 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और यह दोस्तों जो है भाजपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, इनकी पार्टी एनडीपीपी है प्लस भाजपा, इनके गठबंधन से दोस्तों जो है यह मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। और नागालैंड में भी दोस्तों कुल सीटें कितनी हैं, तो 60 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं। इसमें दोस्तों जो दोनों गठबंधनों ने 37 सीटें जो है प्राप्त की हैं। अगर बात की जाए दोस्तों त्रिपुरा की, तो दोस्तों त्रिपुरा की बात मैंने अभी आपको बताया। अगर मेघालय की बात की जाए, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है वह किसे नियुक्त किया गया, तो कॉनराड संगमा को इन्हें दोस्तों जो है मेघालय का चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया। और यह भी दोस्तों सेकेंड टाइम जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनकी पार्टी कौन सी है, तो एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है यह इनकी पार्टी है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है आप लोग ध्यान रखें, यह नवीनतम 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नवीनतम 8वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, एनपीपी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन हैं, तो कॉनराड संगमा। दोस्तों एनपीपी पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो पीए संगमा ने इसकी स्थापना की थी, जो कि दोस्तों कॉनराड संगमा के पिताजी थे। इन्होंने दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की थी। और एनपीपी पार्टी जो है इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है, तो चुनाव चिन्ह भी दोस्तों ध्यान रखें, किताब इसका चुनाव चिन्ह है। तो दोस्तों कॉनराड संगमा जो है या मेघालय के सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। और मेघालय जो है दोस्तों इसमें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 को दोस्तों 1972 को मेघालय की स्थापना की गई थी। राजधानी आपको पता होगा जो शिलांग इसकी राजधानी है। तो आगे देखिएगा, त्रिपुरा की बात मैंने कर दी कि माणिक साहा जो हैं यह सेकेंड टाइम जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। और किस पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। 21 जनवरी 1972 को दोस्तों तीन राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से दोस्तों 3 राज्य थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। यह 3 राज्य जो थे दोस्तों 21 जनवरी 1972 को दोस्तों गठित किए गए। और किस राज्य से अलग करके, तो असम से दोस्तों अलग करके 3 राज्यों का गठन किया गया था। ध्यान रखें, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनका गठन असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया था। और ऐसे ही दोस्तों मैंने बताया था कि वर्ष 2000 में दोस्तों
3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से 3 राज्य थे? तो छत्तीसगढ़, 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 झारखंड और उत्तराखंड, उत्तराखंड। या दोस्तों 3 राज्य जो हैं इनका गठन जो है वर्ष 2000 में किया गया था, तो ध्यान रखें। और 1972 में दोस्तों 3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से 3 राज्य? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। बात की जाए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि कोकबोरोक भाषा या किस राज्य की है, तो त्रिपुरा की दोस्तों भाषा है कोकबोरोक भाषा। खारची महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो त्रिपुरा में ही दोस्तों खारची महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।